गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में आप सभी बच्चों का छात्रों और छात्राओं का स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 10वीं क्लास के सामाजिक अध्ययन के पाठ भूगोल का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है संघवाद, और उसके सेकंड पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कल के पार्ट में हमने संघवाद चैप्टर में आने वाली मुख्य बातों की शब्दावली का अध्ययन किया था, और आज मैं आपके लिए लेकर आऊं अभ्यास के प्रश्न। लेकिन इन प्रश्नों करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। तो हम चलते हैं बिना समय गवाए अपने प्रश्नों पर। तो अभ्यास का पहला प्रश्न तो इसमें आप किताब में देखेंगे तो कोई खास नहीं बनता, वैसे ही पूछा हुआ, लेकिन तीसरा प्रश्न आपका है जो खास है परीक्षा की दृष्टि से, वो है भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम की एक मिलती जुलती विशेषता और एक अलग विशेषता बताओ। देखिए, दोनों ही देश भारत है चाहे वो बेल्जियम है, दोनों में संघीय व्यवस्था है। फिर दोनों की संघीय व्यवस्था में अंतर क्या है? दोनों में मिलती जुलती एक विशेषता ऐसी बतानी है जो दोनों में मिलती है, और एक ऐसी विशेषता का वर्णन करना है जो दोनों में अलग है। तो हम चलते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित दो विशेषताएं इस प्रकार हैं। जो समान विशेषता वो ये है कि भारत में भी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, जबकि बेल्जियम में भी शक्तियों और कार्यों का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में है। इसलिए दोनों देशों में संघीय सरकार है। संघीय सरकार उसे कहते हैं जहां पर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें दो या दो से अधिक स्तरों पर सरकारें काम करती हों, और एकात्मक जहां पर एक ही सरकार काम करती हो। तो बेल्जियम में भी से राज्य और केंद्र पर आधारित सरकार है, और इसी प्रकार भारत में भी राज्य और केंद्र पर दो स्तरों पर सरकार होने के कारण दोनों देशों में समान है। दूसरी जो असमान विशेषता क्या है? असमान विशेषता यह है कि बेल्जियम में सब राज्यों को समान अधिकार है, जबकि भारत में जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त था, जो अब बीजेपी सरकार ने आकर के 317 धारा को खत्म करके इसको समाप्त कर दिया है, और आज पूर्ण रूप से भारत और बेल्जियम के एक जैसे अधिकार हैं। भारत में आज 1992 के बाद 3 क्षेत्रों पर सरकार है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। तो हम यहां कह सकते हैं कि बेल्जियम में राज्य और केंद्र 2 स्तरों पर शासन है। तो इसको भिन्नता को हम इसके आधार पर यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इतना ही आपने याद रखना है, ज्यादा नहीं। हाँ, ये जो हमारा भिन्न विशेषता ये थी कि जो बेल्जियम में समान अधिकार थे सभी को, जबकि हमारे जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त था, जो आज नहीं है। 370 धारा खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह अन्य राज्यों में शामिल हो गया, और उसके कार्य और अधिकार दूसरे राज्यों जैसे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि शासन के संघीय और एकात्मक रूप में क्या क्या अंतर है? संघीय रूप में क्या अंतर होते हैं और एकात्मक में क्या अंतर है? सीधी सी बात है, जहां मैंने पहले ही बताया आपको, संघीय सरकार होती है वहां विभिन्न स्तरों पर 2 से अधिक स्तरों पर सरकार होती है, और जो वहां पर एकात्मक सरकार होती है वहां सिर्फ एक ही सरकार, केंद्र सरकार होती है। उसके अधीन ही सारे राज्य काम करते हैं, सभी संस्थाएं काम करती हैं। जब यदि हम उदाहरण के लिए भारत का उदाहरण दें, तो भारत में संघीय सरकार है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। और यदि हम हमारे पड़ोसी प्रदेश नेपाल का उदाहरण लें, तो वहां पर एकात्मक सरकार है, सिर्फ केंद्र की शासन है, केंद्र का शासन व्यवस्था है। तो वहां पर अलग राज्य सरकार या स्थानीय सरकार नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न, यदि हम अगला प्रश्न नंबर 3, 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद में स्थानीय शासन में 2 अंतर बताएं। भारत के मामले की बात है, भारत में 1992 में एक संशोधन आया था। उस संशोधन से पहले भारत में राज्य और केंद्र 2 स्तरों पर सरकार थी, और बाद में 3 स्तरों पर हो गई। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सी बात है। जैसे कि प्रश्न पूछा गया आपसे, प्रश्न क्या पूछा गया? 1992 में संविधान में एक संशोधन लेके आए थे। उस संशोधन से पहले भारत में शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, 1992 के बाद शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, क्या परिवर्तन आया, ये बताना है।
1992 में जो संविधान है उसके अनुसार भारत में पहले 2 स्तरों पर शासन था, केंद्र और राज्य सरकार पर सत्ता था, लेकिन संशोधन करके 1992 का 73वां संशोधन करके यहाँ पर 3 स्तरों पर सरकार कर दी, केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन। एक और जोड़ दिया जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायती राज के नाम से पूरे देश में शासन व्यवस्था में तीसरा स्तंभ, जिसको हम स्थानीय शासन के नाम से जानते हैं, वो जोड़ दिया गया। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न है, पंचायती राज का क्या अर्थ है। अभी मैंने पंचायती राज का नाम लिया तो इसका मतलब क्या है। पंचायती राज का ये मतलब है कि वहां के जो ग्रामीण स्थानीय लोग हैं वे उस शासन को ही चुने, शासन ही बनाए, खुद ही अपना शासन चलाएं, अपने शक्तियों का खुद प्रयोग करें, अपने जो विकासात्मक कार्य हैं उन सभी का वे खुद प्रयोग करें, और गांव का प्रशासन और विकास कार्य में खुद हिस्सेदारी लें, और खुद ही मताधिकार से वहां के लोगों को ही वहां का शासन चलाने के लिए दिया जाए ताकि स्थानीय विकास हो सके। तो ये विकास दिया गया है, लेकिन इनकी हेल्प के लिए सरकार ने 2 पदेन अधिकारी नियुक्त करती है। और जो पदेन अधिकारी कौन होते हैं, एक्स ऑफिशियल कौन होते हैं, ये होते हैं पदेन अधिकारी समिति के, पंचायत समिति जो पदेन अधिकारी होते हैं, एक तो होता है एसडीएम जो हमारा खंड का एसडीएम होता है, और दूसरा बीडीओ। ये दोनों के दोनों अधिकारी गांव की पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में भाग नहीं लेते और न ही अपने मत का प्रयोग कर सकते। ये सिर्फ इनकी सहायता के लिए इस सदस्य बनते हैं इनके। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपके लिए इतना ही काफी है। इस पार्ट का जो बाकी बच गया वो पार्ट नंबर 3 में लेके आएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं उनका अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का से विदा लेता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।